कहाँ पहुँचे थे हम लास्ट? वी वर डिस्कसिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो हमने डिस्कस किया था कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो वहाँ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका चेंज हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। एलिवेट का मतलब वो इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वाटर होगा तो वाटर में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, जैसे सॉल्ट या शुगर या कोई भी और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उससे क्या होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इट विल बी समथिंग लाइक 101 पॉइंट समथिंग या 100 पॉइंट समथिंग। आर वी क्लियर? ठीक है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने ग्राफ डिस्कस किया था। क्लियर? ग्राफ में हमने क्या बोला था, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया था। क्लियर? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सपोज अगर आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ से टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ से वेपर प्रेशर है। ठीक है, सपोज ये प्योर सॉल्वेंट का किसी पॉइंट पे आपने टेम्परेचर रखा है, उसका ये वेपर प्रेशर है। फाइन। उसके बाद आप टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो लाइन गोज लाइक दिस। क्लियर? ये हिट कर रहा है इस पॉइंट पे टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट मीन्स इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये जो प्योर सॉल्वेंट है ये बॉयल हो जाएगा। आर वी क्लियर? ठीक है। उसके बाद जब आप इसी प्योर सॉल्वेंट में कोई चीज़ ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे आपने शुगर या सॉल्ट ऐड किया, तो उससे क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वो हमने पढ़ा था। क्लियर? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वहाँ पे भी हमने यही चीज़ बताई कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उसमें वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सपोज्ड टू द सरफेस एरिया विल डिक्रीज। फाइन। तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इसी टेम्परेचर पे। उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो इवेंचुअली द लाइन बिकम्स लाइक दिस। क्लियर? ठीक है, तो ये किसका है, ये सोल्यूशन का है। फाइन। उसके बाद अगर आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इसका क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, बट ये प्योर सॉल्वेंट है। डन। उसके बाद अगर आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे नीचे, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन किसका, सोल्यूशन का। क्लियर? उसके बाद मैंने बोला था कि ये चेंज आ जाता है यहाँ पे इन द बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी से हम डिनोट करते हैं इसको, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो किसके बराबर होगा, टी बी माइनस टी बी नॉट, टी बी माइनस टी बी नॉट। आर वी क्लियर? फाइन। उसके बाद मैंने बताया इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। जितना ज्यादा मोलैलिटी उतना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उतना ज्यादा चेंज दिखेगा यहाँ पे। आर वी क्लियर? फाइन। फिर यहाँ पे हमने कांस्टेंट एक इंट्रोड्यूस किया, के इंटू एम। क्लियर? के बी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये हमने कल डिस्कस नहीं किया था। के बी क्या होता है, ये एक कांस्टेंट है, इसको बोला जाता है मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। दूसरा आप इसका नाम लिख सकते हो एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। आर वी क्लियर? मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। फाइन। इसका यूनिट क्या होगा, अगर आप मोलैलिटी 1 लोगे, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, जैसे आप रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करते थे, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आप L1 लेते थे, A1 लेते थे। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिफाइन। इफ मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1, दिस इंप्लाइज डेल्टा टी बी किसके बराबर आएगा, के बी के बराबर। दैट मीन्स मोलर एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट इज नथिंग बट द elevation in boiling point when the molality of solution is 1. Is it clear? Molar elevation boiling point constant is nothing but the elevation in boiling point when the molality of solution is 1. Are we clear? Fine. तो इसको डिफाइन अगर करना चाहते हो, यू कैन राइट लाइक दिस, Kb is the elevation boiling point, elevation in boiling point when molality is इक्वल टू 1। आर बी क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, इसके यूनिट्स, केबी के यूनिट्स पूछे जाते हैं। कोई बता सकता है व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ केबी? फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड इट। केबी किसके बराबर है, डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाई एम। शीजा, व्हाट्स द ऐसा यूनिट ऑफ दिस डेल्टा टी बी? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। इट्स नथिंग, चेंज इन टेम्परेचर, तो इसका केल्विन होगा। क्लियर? एम का क्या होगा, मोल्स पर केजी।
तो ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, केल्विन केजी पर मोल। आर वी क्लियर? ये किसका यूनिट है, केबी का यूनिट है। आर वी क्लियर? ठीक है, तो ये आपका क्या है, दिस इक्वेशन, इट्स द इक्वेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आर वी क्लियर? कल हमने डिस्कस किया था कि अगर आप चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट देखोगे एक्सपेरिमेंटली, इट हैज बीन फाउंड कि ये किस पे डिपेंड करते हैं, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। उसके बाद जो आप कांस्टेंट यूज करते हो, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। क्लियर? फाइन। तो उसके बाद हमने इसको डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, मोलैलिटी आपने यूनिटी लिया, 1 लिया, तो डेल्टा टी बी किसके बराबर आ रहा है, के बी के बराबर। दैट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर। कब, जब आपका मोलैलिटी 1 होता है। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, उसके बाद इसका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है इसका। क्लियर? ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। विल यू बी एबल टू डू इट? टेक 2 minutes and do it. Finding या determining molecular mass from elevation in boiling point. Determining molecular mass of solute from elevation in boiling point. Do it. देखो इधर, I'll solve it. जब आपको ये सॉल्व करना होगा, आपके पास बस ये एक इक्वेशन होगी, उसके बाद आप इस इक्वेशन से क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करोगे किसका, सल्यूट का। आर वी क्लियर? ठीक है, दिस इज हाउ यू डू इट, प्लीज हैव अ लुक। डेल्टा टी बी एज इट इज इक्वल टू के बी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं WA से डिनोट कर रहा हूँ। आर वी क्लियर? अगर ये केजीज में है तो आप ऐसे ही रखोगे, बट मैं इसको ग्राम्स में लूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर? अब आपने जो जो इसमें ये यूज किया है वेरिएबल्स, उनका मीनिंग लिखो। एन बी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, इन ग्राम्स, क्योंकि मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स व्हाई आई यूज्ड दिस वर्ड। क्लियर? इन ग्राम्स। फाइन। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स को मैं फर्दर ब्रेक करूंगा इनटू मास अपॉन मोलर मास। तो डेल्टा टी बी किसके बराबर आएगा, के बी इंटू एन बी किसके बराबर होगा, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सल्यूट, और उसके बाद इंटू 1/WA, ये ऑलरेडी वहां पे है, मल्टीप्लाइड बाई 1000। आपको ये एम बी फाइंड करना था। क्लियर है ना? यही हमें फाइंड करना था कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप कैसे फाइंड करोगे यूजिंग दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो एम बी इधर शिफ्ट कर दो, बाकी इधर शिफ्ट कर दो। क्लियर? तो इट विल बी लाइक दिस, एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डेल्टा टी बी मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू ए। इसमें जो जो एक्स्ट्रा टर्म्स है लाइक डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सल्यूट, एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मास नहीं मॉलिक्यूलर मास, जो कि आपको फाइंड करना था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। डन? ये चीज आपको फाइंड करनी होती है, ये एक्स्ट्रा लिखा होता है वहां पे क्वेश्चंस में। एक तो लिखा होता है डिस्कस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर लिखा होता है नेक्स्ट सेक्शन उसका साथ में, डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट यूजिंग दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, क्योंकि हमने बोला था ना कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल से डिपेंड करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट आप इससे डिटरमाइन कर पाओगे। ठीक है, ये हमने अभी इसका पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट का। हाँ, आर वी क्लियर? कोई है जिसको ये समझ नहीं आया? आई कैन एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, ओनली द गाइज जो टाइम पे थे, जो नहीं थे वो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, उसके बाद मुझे बताएंगे। आर वी क्लियर? हम लोग मेरा टाइम ज़ाया करते थे, है ना, लेट आके। I found a solution. Are we clear with this? If I can be here at 6:35, 6:40, आप लोग क्यों नहीं आ सकते? Are we clear with this? ये समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन
इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कभी सुना है जब आप लोग घर में खाना बनाते हो फिर बोलते हैं कि सॉल्ट ऐड करो, इससे ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा? सुना है? तो खाना जो बना रहे होते हैं ना, सब्जी वगैरह, उसमें सॉल्ट ऐड किया जाता है, फिर बोलते हैं कि ये जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएगा। क्लियर? आप लोगों ने नहीं सुना होगा बट यू विल फील इट विद टाइम। क्लियर? क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी आर बीइंग फोर्स्ड इनटू द किचन, लाइक मैं खुद करता हूँ तो आई हैव द एक्सपीरियंस। पे अटेंशन, वहाँ पे क्या होता है जब आप उसमें सॉल्ट वगैरह ऐड करते हो ना, उससे क्या होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से क्या होता है, वो ज़्यादा टाइम तक जो आप इसको टेम्परेचर दे रहे हो ना, वो ज़्यादा टाइम तक ये कर सकता है, हीट सस्टेन कर सकता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम 100 रहेगा ना वाटर का, तो वो बार बार बॉईल होगा, इवेपोरेट हो जाएगा वाटर वहां से, तो आपको बार बार वाटर ऐड करना पड़ेगा। अगर आप सॉल्ट ऐड करोगे ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से क्या होगा, आप उसको कंटिन्यूसली क्या करोगे, हीट करोगे, तो वो बॉईल नहीं होगा वाटर, वो सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा उस हीट को, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाता है। क्लियर? सॉल्ट की वजह से वहां पे बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं रहता, इट बिकम्स एलिवेटेड, इट इंक्रीजेस। आर वी क्लियर? नेक्स्ट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका भी मैं बताता हूँ। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, जैसे सॉल्ट, जैसे शुगर, आप किस में ऐड करोगे, वोलेटाइल सॉल्वेंट में, लाइक वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इट्स 100 डिग्री सेल्सियस। बट जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इट विल बिकम -1, -1.5। क्लियर? नॉर्मली वाटर किस पे फ्रीज हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अपॉन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, इट डिप्रेसेस टू -1, -1.5। तो इसका एप्लीकेशन क्या है कि जब आप विंटर्स में ये बर्फ को मेल्ट करना चाहते हो, उससे क्या होता है, आप उसमें सॉल्ट ऐड करते हो, सॉल्ट के एडिशन से क्या हो जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? लेट्स अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। लाइक 0 पे वो क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, लेकिन एडिशन ऑफ सॉल्ट की वजह से क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, सपोज -1.5। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जो आइस होगा वो किस स्टेट में होगा, वो लिक्विड स्टेट में होगा। क्लियर? दैट मीन्स वो मेल्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? एडिशन ऑफ सॉल्ट डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एनी सॉल्वेंट, उससे क्या होगा, वो मेल्ट हो जाता है एट इट्स ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट। कनेक्ट हुआ? सॉल्ट क्यों ऐड करते हैं फॉर द मेल्टिंग ऑफ स्नो, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, और जो उसका ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट है वहां पे वो मोल्टन स्टेट में रहता है। कनेक्ट हुआ सबको? क्लियर हुआ? वेरी गुड। नाउ पे अटेंशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल। मैंने बता दिया कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे वोलेटाइल सॉल्वेंट में, वहां पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन आप हमेशा लिखोगे, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, नाउ पे अटेंशन, हमारे पास एक सोल्यूशन है, पे अटेंशन। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर इस साइड है और यहाँ से वेपर प्रेशर है इसका। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, ये कौन सा टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट एट विच इट फ्रीजेस, है ना? फ्रीज क्यों होता है, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट को, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट ऑफ द सबस्टेंस कोएग्जिस्ट। क्लियर? या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट एज वेल एज द सॉलिड स्टेट बिकम्स इक्वल। आर वी क्लियर? फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल हो जाता है सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर, क्योंकि वो दो स्टेट्स कोएग्जिस्ट करते हैं इस टेम्परेचर पे। 0 डिग्री सेल्सियस को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यू मस्ट नो दैट, क्योंकि इस पॉइंट पे ये सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है और गैसेस स्टेट में भी पाया जाता है। क्लियर? बट हम डील कर रहे हैं इस टाइम पे फ्रीजिंग पॉइंट के साथ, तो हमें सॉलिड और लिक्विड का डिस्कस करना है। आर वी क्लियर? ठीक है, ये एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी सबस्टेंस का। हैव अ लुक हियर, सपोज इस टेम्परेचर पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है। क्लियर? उसके बाद अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूं, वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? देखो, कोई भी सबस्टेंस है, वो किसी टेम्परेचर पे उसको आप हीट कर रहे हो तो उसका वेपर प्रेशर है कुछ। क्लियर? बट अगर टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम हो जाएगा?
कम हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि वेपर फॉर्मेशन का रेट कम होगा तो उससे वेपर प्रेशर फिर डिक्रीज होगा। मैं टेम्परेचर मान लो ये इस टेम्परेचर पे और इस वेपर प्रेशर पे है, मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? सपोज वो यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, उसके बाद ऐसे ही मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्लियर? द लाइन विल गो लाइक दिस। आर वी क्लियर? ये किसका है? प्योर सॉल्वेंट का। क्लियर? सपोज इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? वो फ्रीज हो रहा है। फ्रीजिंग के बाद क्या होगा? अगर मैं टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज करूं, वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। करो, चेंज क्यों हो रहा है यहाँ पे? यहां तक क्या हो रहा था? नॉर्मली नॉर्मल रेंज से क्या हो रहा था? टेम्परेचर कम कर रहे थे आप, वेपर प्रेशर कम हो रहा था, आराम से स्लो स्टेप बाय स्टेप हो रहा था। बट इस पॉइंट पे जब वो फ्रीज हुआ, उसके बाद मैं जितना टेम्परेचर कम करूँ ना, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज आएंगे और उससे क्या होगा? वेपर प्रेशर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। सॉलिड्स का वेपर प्रेशर होता है बहुत कम, होता है मतलब माइन्यूट होता है। इस वजह से जब मैंने फ्रीजिंग पॉइंट के बाद टेम्परेचर चेंज किया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ? वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ एट अ टाइम। आर वी क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये कौन सा पॉइंट है? इट्स द फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन किसका? टी एफ ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट डिस्कस कर रहे हैं ना, वोलेटाइल है, तो इस वजह से जब आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ। इस पॉइंट पे वो फ्रीज हुआ, उसके बाद ड्रास्टिकली उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ। नाउ पे अटेंशन। अब अगर मैं यही बात बोलूं सोल्यूशन के लिए, इट्स ऑब्वियस कि इस टेम्परेचर पे अगर मैं सोल्यूशन का वेपर प्रेशर चेक करूं, वो इससे कम होगा सॉल्वेंट से। क्यों होगा कम? नेक्स्ट लाइन जो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ सोल्यूशन के लिए। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट से कम होता है वेपर प्रेशर किसका? सोल्यूशन का, जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसमें ऐड करोगे। आर द टर्म्स क्लियर? मुजम्मिल, क्लियर हुआ ये? पहला पॉइंट समझ आए? दिस वन? हाँ। आपको स्कूल जाना है? वेट फॉर मी आफ्टर द क्लास। नाउ द सॉल्यूशन केस। सॉल्यूशन केस में क्या हो रहा है? इसी टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर कम होगा, यू ऑल नो दैट। ठीक है? उसके बाद मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये भी इस लाइन को हिट करेगा। क्लियर? इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का क्या हो रहा है? ये फ्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर? उसके बाद मैं टेम्परेचर कम करूंगा ना, ये इसी लाइन को फॉलो करेगा, क्योंकि दोनों आप सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स का वेपर प्रेशर सेम होता है, वो जीरो होता है। तो टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस करूंगा, ये पूरा वेपर प्रेशर इसका ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। क्लियर? तो नीचे वाली लाइन कौन सी है? सोल्यूशन वाली लाइन, ऊपर सॉल्वेंट वाली लाइन। उसके बाद अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, तो ये बन जाएगा टी एफ। आर वी क्लियर? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। दिस वन इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां से जो ये चेंज आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? प्योर सॉल्वेंट का इतना था, सोल्यूशन का भी इतना ही होना चाहिए, बट ये नहीं होता है उतना ही, ये रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस हो जाता है? क्योंकि आपने इसमें क्या किया है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है। आर वी क्लियर? तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के एडिशन के बाद क्या हो जाता है? किसी भी सॉल्वेंट का क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स वाटर विल नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस इफ यू ऐड एनी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। आर वी क्लियर? फाइन। तो उसके बाद मैं चेंज इन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा हूं डेल्टा टी एफ से। किसके बराबर होगा वो? टी एफ नॉट माइनस टी एफ, क्योंकि इस टाइम पे ग्रेटर ये है। क्लियर? It has been experimentally found that delta TF is directly proportional to the molality of solution. फिर से वही बात, delta TF is equal to K into M, बट यहाँ पे KF लिखोगे आप। क्लियर? प्रोपोर्शनलिटी को मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करता हूँ तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो KF को बोला जाता है मोलल एलिवेशन, सॉरी, मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। दूसरा नाम है इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कैसे डिफाइन करोगे इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को? दिस वन इज द इक्वेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे डिफाइन करोगे केएफ को? एम क्या है? एम इज मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या करोगे? एनीवन? सिर्फ आपको क्या करना है? इफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। क्लियर? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर आएगा? केएफ के बराबर। केएफ इंटू 1 केएफ ही आएगा। आर वी क्लियर? तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हो केएफ को। Cryoscopic constant is nothing but the depression in freezing point when the molality of solution is 1. Clear? This is how you have to write. This is how you have to define.
Cryoscopic constant is nothing but the depression in freezing point when the molality of solution is unity या 1. Are we clear? इसके units same as that of Kb होगा. Clear? But एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे डेल्टा TF नॉट माइनस TF है, वहां पे क्या है TB माइनस TB नॉट. क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट में ऐसे लिखा था ना, डेल्टा TB इज इक्वल TB माइनस TB नॉट. ये चीज दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि जब आपको पूछा जाएगा ना डेल्टा TF फाइंड करो, आप यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे. क्लियर? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, पहले आपको लिखना है सोल्यूशन का, माइनस करना है किसके साथ, प्योर सॉल्वेंट के साथ. यहाँ पे क्या करना है, प्योर सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन. आर वी क्लियर? ठीक है. तो उसके बाद इसके यूनिट्स क्या होंगे, KF के यूनिट्स सेम एज दैट ऑफ KB, वो हो जाएगा केल्विन kg पर मोल. चेक कर सकते हो आप बाय पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. इसका होता है मोल पर kg, इसका होता है मोलैलिटी का, सॉरी मोलैलिटी का मोल पर kg, इसका केल्विन. तो जब आप सॉल्व करोगे यू विल फाइंड केल्विन kg पर मोल किसका, यूनिट KF का. आर वी क्लियर? यहां तक समझ आया? उसके बाद कौन सा काम होता है हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. विल यू बी एबल टू डू इट? इट्स सेम एज दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट का. क्लियर? जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट में किया था ना, सेम आपको यहाँ पे करना है. आई विल लीव इट टू यू. ये होमवर्क है, डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर मास, डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. क्लियर? यही करोगे या घर जाके करोगे? टेक 2 मिनट्स. मैं भी तब तक थोड़ा सांस ले लेता हूँ. What do you mean by concentration? I'll write the definition of osmosis. You please pay attention. हमें osmosis and osmotic pressure डिस्कस करना है, तो osmosis पहले डिस्कस करेंगे. सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है इसमें. क्लियर? ऑस्मोसिस जब भी आप बोलोगे ना, सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है. ऑस्मोसिस क्या होता है, आई विल राइट इट, मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, प्लीज हैव अ लुक, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. इतना ही है? नो. थ्रू SPM, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. क्लियर है? एनिमल मेम्ब्रेन होता है सेमी परमेएबल. अगर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो डिफ्यूजन होता है. आई विल राइट इसका अनदर डेफिनेशन, प्लीज हैव अ लुक. मोमेंट ऑफ solvent particles from higher concentration of solution to lower concentration of solution. Is it clear? डिस्टिंक्शन दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं? हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. यहां पे उल्टा किया हमने, यहां पे लिखना है लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंफ्यूज्ड? समझ आया सबको? जिस साइड सॉल्वेंट की हायर कंसेंट्रेशन होगी वहां से मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का, किस साइड, जहां से लो कंसेंट्रेशन है सॉल्वेंट का. यहां पे मैं बोल रहा हूं लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब, हैव अ लुक, विल अंडरस्टैंड दिस थिंग. लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब यहां पे सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, सॉल्यूट अमाउंट ज्यादा होगा या कम, कम. सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा इस केस में, ज्यादा. तो ये दोनों डेफिनेशंस एक ही है. इज द डिस्टिंक्शन क्लियर? यहां पे मैंने पूरा लिखा कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट में जाएगा, बट यहां पे मैं लिख रहा हूं लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो ऑस्मोसिस इज नथिंग बट डिफ्यूजन. बस लिखने का प्रॉब्लम है. लाइक यहां पे हम क्या लिखते थे, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसेंट्रेशन वर्ड किसके लिए हम यूज करते हैं हमेशा, सॉल्यूट का अमाउंट शो करने के लिए. आर वी क्लियर? ठीक है. बट यहां पे मैं अलग से मेंशन कर रहा हूं हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. अगर मैंने सॉल्यूशन लिखा होता तो ये गलत हो जाता है. इज इट क्लियर? डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. और वहां पे जो कंसेंट्रेशन हम बोल रहे हैं वो किसके लिए, सिर्फ सॉल्यूट के लिए. आर वी क्लियर? और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है ऐसा कि ऑस्मोसिस हो जाता है. व्हाई द ऑस्मोसिस? थ्रू SPM.
एसपीएम एक इम्पॉर्टेंट, ये ना ऑस्मोसिस एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है सेल्स के लिए, तो पास ऑन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। बट मुझे बताओ वहाँ पे ऐसा क्या होता है कि सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स मूव नहीं करते? मैंने सिलेक्टिव वर्ड यूज किया, सिलेक्टिव इज डिफरेंट। आई विल आस्क यू लाइक दिस कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन सेम होते हैं क्या? मुझे नहीं पता ये चीज़, कैन यू एक्सप्लेन? घर जाके देखना, ये बायो का है कॉन्सेप्ट। देखो इधर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं ना वो इतने छोटे होते हैं कि वो सिर्फ अलाउ करते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास होना। सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो पास नहीं होते थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आर वी क्लियर? हमारे पास एनिमल मेम्ब्रेन है, एनिमल मेम्ब्रेन इज एसपीएम। हमारे पास और भी ये पार्ट्स लाइक सेलोफेन है, एक केमिकल्स कुछ ये है, कॉपर फेरोसाइनाइड, तो उनसे आप क्या बना सकते हो? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आर वी क्लियर? नेक्स्ट इज इनका डिफरेंस होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का। यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस में क्या होगा? सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है इन एंड आउट। क्लियर? डिफ्यूजन में क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे किसका मूवमेंट होगा? सल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी होता है। आर वी क्लियर? यहाँ पे मोमेंट ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है और यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट होता है। आर वी क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सोल्यूशन है, आप इसमें बीच में कोई ये पेपर रखो, फिल्टर पेपर, उससे क्या होगा? यहाँ पे मान लो इसका कंसेंट्रेशन C1, इसका कंसेंट्रेशन C2 है, C1 इज ग्रेटर देन C2। दैट मीन्स यहाँ पे सोल्यूट का अमाउंट क्या है? ज्यादा, और सॉल्वेंट का अमाउंट कम है। और यहाँ पे क्या होगा? सोल्यूट का अमाउंट कम, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा। आर वी क्लियर? तो मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ होगा? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, तो सोल्यूट का अमाउंट यहां से यहां जाएगा। आर वी क्लियर? और सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा? यहां से यहां। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है और यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, तो बोथ पार्टिकल्स का मूवमेंट हो सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस में ध्यान रखना, हमेशा सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं थ्रू एसपीएम फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, या आप ऐसे बोल सकते हो फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इफ आई आस्क कि यही आपका एक कंटेनर है जिसमें एसपीएम लगा है बीच में, और ये कंसेंट्रेशन C1 है, कंसेंट्रेशन C2 है, C1 इज ग्रेटर देन C2, ऑस्मोसिस कहां से कहां जाएगा? 1 से 2 या 2 से 1? एनीवन? 2 से 1 जाएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, तो ये ऑस्मोसिस होगा यहाँ से। आर वी क्लियर? यहाँ तक समझ आया? ठीक है, लेट मी चेक इफ देयर आर एनी मोर डिफरेंसेस, विल एक्सप्लेन इट। बस इतना काफी है इफ यू राइट इन द एग्जाम डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस अप्लाइज टू सॉल्यूशंस ओनली, दिस अप्लाइज टू द डिफ्यूजन। ये सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए होता है, लिक्विड सॉल्यूशंस। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? सॉलिड भी, लिक्विड एंड गैस। आर वी क्लियर? लिक्विड और गैसेस में डिफ्यूजन होता है, बट ऑस्मोसिस सिर्फ किन के लिए एप्लीकेबल है? लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। कोई और? एक और चीज है, ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड बट दिस प्रोसेस कैन नॉट बी स्टॉप्ड। क्लियर है ना? इसको आप स्टॉप कर सकते हो। क्लियर? ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड एंड दिस प्रोसेस कैन नॉट बी स्टॉप। कौन सा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कब तक होगा? जब तक दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल नहीं होगा। ऑस्मोसिस आप कैसे रोक सकते हो? बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। आर वी क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अगर आपको ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकना है तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हो। क्लियर है ना? तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। डिफ्यूजन रोक सकते हो आप, ये हम नहीं रोक सकते टिल द टाइम जब तक दोनों का कंसेंट्रेशन सेम नहीं बनेगा। मतलब पार्टिकल्स का मोशन कब तक चलेगा? जब तक दोनों साइड से कंसेंट्रेशन इक्वल नहीं बनेगा। C1 जब तक C2 के बराबर नहीं आएगा तब तक डिफ्यूजन होता रहेगा। आर वी क्लियर? यहाँ पे भी होगा ऐसे, लाइक यहाँ पे भी कंसेंट्रेशन, सॉरी सॉल्वेंट का पार्टिकल जब तक दोनों साइड से सेम नहीं होगा ना तब तक होता रहेगा ऑस्मोसिस। बट हमारे पास एक एक्सटर्नल मेथड भी है जिससे आप इस मोशन को रोक सकते हो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एनी एल्स? बस इतना ही है। ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करें या कल पढ़े? बस हो गया, आई थिंक इट्स स्टॉप हियर। इज इट क्लियर? कोई है जिसको ये समझ नहीं आया? कोई है, किसी को कोई डाउट है? यू मे आस्क।